साजन तोरा ताके रसता रतिया बीती जाए, रतिया बीती जाए, भोर भये पर काली कटे न सदियां निकली जाए, है सदियां निकली जाए। बंदिश बैंडिट सीजन 2 का जब ट्रेलर आया भाई, तो आई वाज हाँ, वेटिंग फॉर दैट मैजिकल सॉन्ग जिसके वजह से आप पूरे सीरीज को देखते हो क्योंकि आप ट्रेलर में देख रहे हो। फिर स्क्रीन पर आता है घर आजा माही टाइटल ट्रैक। एक गहरी भारी आवाज को सुनकर आंखें चमकती हैं और उसके वजह से पूरा सीरीज देखने का मन करता है। सो घरा माही भी मतलब उसकी स्टोरी है कि घरा माही भी फाइनल मेरी आवाज में नहीं आने वाला था, तो अंकित जो एक और वर्जन है घरा माही का वो अंकित सिंह ने गाया है, जो कि मेरे छोटे भाई हैं। सिंगर बनने के लिए भाई रियलिटी शो में जाना जरूरी है। मैंने तो उनको हाथ जोड़े थे, जिस भी रियलिटी शो में मैं था मैंने उनको बोला कि यार बाबा मैं नहीं दे पाऊंगा स्टोरी आपको, और मैं सिर्फ गा पाऊंगा बस। मेरे को अगर कोई बोले कि यार कुछ स्टोरी बताओ सैड, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, सैड नहीं है मेरी लाइफ में कुछ। सबसे पहले हम नाम से शुरू करेंगे, ठीक है। मैं रिसर्च कर रहा था बैठ के और सबसे पहले मुझे पता चला कि दिग्वी नाम का हमारा एक क्रेजी सुपरस्टार है। तो सबसे पहले लोग आपको दिग्वी कब से बुलाने लगे, या आपने ही सोचा कि स्टेज नेम रख लेते हैं ये अच्छा है? मेरा नाम दिग्विजय सिंह परियार बहुत लंबा नाम था, तो लाइक कॉलेज में दोस्त लोग दिग्वी दिग्वी बोलते थे, तो मैं जब बॉम्बे गया तो उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं दिग्वी नाम ऐसे मेरे मन में ऐसे लॉकडाउन में लगा कि यार दिग्वी से मैं कुछ अपना चैनल खोलता हूँ, और जो पुराने गाने हैं वो दिग्विजय के नाम से आए हुए हैं, लेट इट बी, छोड़ो उसको। और मैंने अपना फोक गाना रूपसा रामोती करके एक मेरा गाना है जो कि मैंने स्पॉटिफाई पे दिग्वी के नाम से फर्स्ट रिलीज किया था। सोचा नहीं था कि मतलब लोग उतना प्यार देंगे उस गाने को, एंड 1-2 साल तक उस गाने के लाइक 1000 एंड 1500 स्ट्रीम्स थे बस। एंड 1-2 साल बाद वो रील्स में लाइक वो गाना फट गया, एंड उसके बाद वो गाने के स्ट्रीम्स 3-4 मिलियन हो गए विदाउट एनी प्रमोशंस। तो लाइक वहां से वो दिग्वी वाला जो था आर्टिस्ट ने वो शुरू हुआ, एंड फिर देन मैंने म्यूजिक बनाना शुरू किया एंड डालना शुरू किया उसी से। अमेजिंग। तो आई थिंक तो आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है। हाँ जी नैनीताल से आप हैं, अभी मैं वहां गया था और जी एक अलग किस्म की ना खामोशी को ओढ़े हुए रहता है जो पहाड़ों का शहर होता है ना। हाँ जी। और हर व्यक्ति के लिए वो शहर के मायने अलग हैं। दिग्विजय के हिसाब से नैनीताल दिग्विजय का कैसा है? नैनीताल एज इन अभी तो मतलब ऐसा मुझे लगता है कि नैनीताल जैसा मैंने बहुत पहले देखा था, मतलब बचपन में, वो बहुत अलग था, और अभी बहुत ज्यादा इन जनरल भीड़ होने लग गई है सिंस जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ इतना पोल्यूशन हो गया है, इतना सब कुछ हो गया है कि बहुत सारे लोग ज्यादा पहाड़ों में जा रहे हैं। अब आप अगर आप देखेंगे कि करेक्ट। इन जनरल इतना पोल्यूशन हो गया है कि लोग सोचते हैं कि हम लोग बाहर जाएं एंड पहाड़ों में जाएं, बट नैनीताल मेरे लिए हमेशा मेरा घर, एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है पहाड़ों से। और मुझे इन जनरल नेचर बहुत पसंद है। इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों से ज़्यादा मेरे को नेचर इंस्पायर करता है फॉर म्यूजिक क्रिएशन, एंड मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ, सुकून फील करता हूँ नेचर में। इसलिए मैं मतलब ट्रैवल भी करता रहता हूँ पूरे साल। मैं एक जगह पे नहीं बैठता, मैं बॉम्बे में ऐसा नहीं होता कि मैं बॉम्बे में ही रह रहा हूँ, मैं ट्रैवल करते करते म्यूजिक क्रिएट करता हूँ, बिकॉज नेचर ही इतनी बड़ी अपने आप में एक आर्ट है ना, कि ऐसा क्रिएशन है कि आप अपने आप ही एनर्जाइज हो जाते हैं उसके साथ रह के। तो नैनीताल मतलब पूरा उत्तराखंड, नैनीताल क्या मैं पूरे उत्तराखंड को बोलूंगा कि मैं बहुत दिल के करीब है, और आई एम सो मतलब हैप्पी कि मैं उधर से हूँ, उधर पैदा हो पाया, एंड वो एक एनर्जी में मेरे अंदर आई है, वो फोक म्यूजिक मेरे अंदर आया है वहां से। सो या नैनीताल बहुत ही दिल के करीब है। तो पूरा जो संगीत है वो वहीं से शुरू होता है, बचपन से ही शुरू होता है? और संगीत एज इन मम्मी मेरी गाती थी, मतलब अब भी गाती हैं मम्मी।
बट बचपन में उन्होंने ही मतलब म्यूजिक वहां से शुरू हुआ कि म्यूजिक पुराने गाने सुनने शुरू किए बचपन में। एंड रफ़ी साहब, लता जी, किशोर जी के गाने चलते थे घर पे कैसेट्स में। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई सुनने की, और बचपन से ही हम अंताक्षरी एंड ऑल खेलते थे घर में। तो वो माहौल शुरू हुआ एंड मैंने अपने आप ही पिकअप किया गाना, एंड फिर मम्मी ने मेरे को सिखाना शुरू किया। एंड फिर मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा। हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए, एंड स्कूलिंग करने के बाद मेरा कॉलेज दिल्ली से हुआ। किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, पीएससी जूलॉजी ऑनर्स। वो सब करने के बाद then वो जर्नी लाइक म्यूजिक की हमेशा साथ ही रही। म्यूजिक ने हमेशा मेरा नहीं छोड़ा, और हमेशा मुझे बचपन से ये लगता था कि नहीं यार, मुझे कुछ म्यूजिक में ही करना है, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है, और मजा जिस चीज में आ रहा है वो मुझे करना है। तो म्यूजिक ने हमेशा वहां से साथ रखा, और करते 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 अब तक सीख रहे हैं, और जिंदगी भर सीखते रहेंगे। इट्स लाइक दैट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बंदिश बैंडिट सीजन 2 का जब ट्रेलर आया भाई, तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट मैजिकल सॉन्ग जिसके वजह से आप पूरे सीरीज को देखते हो, क्योंकि आप ट्रेलर में देख रहे हो। फिर स्क्रीन पर आता है घर आजा माही टाइटल ट्रैक। एक गहरी भारी आवाज को सुनकर आंखें चमकती हैं और उसके वजह से पूरा सीरीज देखने का मन करता है। मेरा क्वेश्चन है कि ये टाइटल ट्रैक है, ये कॉम्पोजिशन कितने टाइम में हुआ और इसकी क्या कहानी है भाई? सो बेसिकली घर आ माही बहुत ही अमेजिंग गाना है, जो कि अना रहमान मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, उसने कंपोज किया है। एंड जब भी बंदिश बैंडिट्स बन रहा था, तो स्टार्टिंग से ही हमें ऐसा पता लग गया था 2-2.5 साल पहले कि एक वेब सीरीज है। और बंदिश बैंडिट जब पहला सीजन आया था, तो मैंने लिटरली एक वन गो में खत्म किया था, इतना मुझे पसंद आ गया था। मैंने सोचा नहीं था कि सेकंड सीजन के लिए ऐसा कुछ होगा कि हम गाने करेंगे। बट जब आया वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास, आकाशदीप सेन गुप्ता जो म्यूजिक सुपरवाइजर हैं, उन्होंने कॉल किया कि यार दिग्विजय भाई, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एंड हमें कुछ गाने चाहिए, एंड आप जो भी आपके पास पिटारा है आप सुनाएं, चाहे वो बंदिश हो चाहे वो कुछ हो। तो बहुत सारे गाने हमने सबने दोस्तों ने पिच किए थे, एंड अना रहमान, मैं, सिद्धार्थ पंडित, हम सब लोगों ने अपने अपने गाने सुनाए। एंड वहाँ पर मेरे 2 गाने पसंद आए, अना के कुछ गाने पसंद आए, और अना ने फिर मुझे बोला, भाई आप प्लीज मेरा गाना गाओगे? मैंने कहा मैं गा देता हूँ। तो इट्स वहां से स्टार्ट हुआ कि मैं स्टूडियो में गया हूँ, और मैंने नॉर्मली स्क्रैच रिकॉर्ड किया है। और वो स्क्रैच ही मतलब लिटरली वो फर्स्ट डे था जब मैंने रिकॉर्ड किया, और वही वोकल्स फाइनल्स हो गए। मतलब कुछ हम दोबारा हमने डब ही नहीं किया उस गाने में, घरा माई में। तो घरा माई वहां से स्टार्ट हुआ। एंड बाकी सखी मोरी और अरज, हमने 2 गाने हैं जो बंदिश बैंडिट में मैंने किए हैं इस बार एज अ कंपोजर। एंड एज अ सिंगर घरा माही किया है। सो घरा माही भी मतलब उसकी स्टोरी है कि घरा माही भी फाइनल मेरी आवाज में नहीं आने वाला था। तो अंकित, जो एक और वर्जन है घरा माही का, वो अंकित सिंह ने गाया है, जो कि मेरे छोटे भाई हैं। एंड वो हाँ। गाना वो गाना लास्ट मोमेंट तक अंकित की आवाज में ही है, फिल्म में भी उन्हीं की आवाज में है, सीरीज में। एंड लास्ट मोमेंट पे आना का मेरे को कॉल आया कि यार टी सीरीज वाले कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारा गलती से पुराना वाला वर्जन सुन लिया है, और वो कह रहे हैं कि ये वाला वर्जन भी रिलीज करना है हमें, और ये वाला वर्जन ही पहले करना है रिलीज। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही रैंडमली हो रहा है, मतलब क्योंकि मेरे को तो ये था कि 1 साल से हम लोग कर रहे हैं, और अंकित वाज सिंगिंग द करेक्ट। सॉन्ग। अचानक यू आर लाइक कि यार अब आपकी आवाज में रिलीज हो रहा है पहले। तो मैंने कहा ठीक है, आप चलो कर लो मेरी आवाज में रिलीज, मेरे तो ऑलरेडी 2 गाने हैं। तो इट वाज लाइक दैट, क्योंकि मेरे को जो शुरू से ही गाना बहुत अच्छा लगा था, और लगा था। बट स्टार्ट से ऐसा हो गया था कि यार नहीं, दिग्विजय की आवाज, राजेश तलांग जी की आवाज है ऑलरेडी, क्योंकि सखी मोरी मैंने गाया है, तो राधे के जो फादर हैं उनका मेरा वॉइस कास्ट हुआ है। तो अगर राधे पे मैं गाऊंगा तो आई थिंक वो ज्यादा मैच नहीं करेगा, बिकॉज सिंस मेरे आवाज थोड़ा हस्की है, थोड़ा और भारी करेक्ट। है ना। करेक्ट। बट लास्ट में ऐसा कुछ हुआ कि टी सीरीज वालों ने बोला कि वांट दिस प्रमोशनल ट्रैक टू बी देयर। तो ये ऐसी इस तरह से हुआ है। इसीलिए जब मैं सीरीज देख रहा था तो मेरे साथ एक व्यक्ति थे और मैंने उनको यही बोला कि राधे कैसे गा रहा है ये, जबकि उसके फादर की आवाज, ये राधे कैसे गा रहा है। एग्जैक्टली, और और एग्जैक्टली। और फिर मैंने नाम देखा, इसीलिए मैंने आपसे कंफर्म किया कि भाई आप ही ने गाया है। क्योंकि उनकी भी आवाज आपसे काफी मिलती है, अंकित की। बिल्कुल मिलती है, हाँ। उनकी लेकिन आवाज मिलती है, और बहुत उनकी साफ आवाज है, बस थोड़ी करेक्ट। मेरे में जो रस है वो थोड़ा सा कम है, बट उनकी आवाज बहुत सूदिंग, बहुत सुंदर, उनकी भी बहुत प्यारी आवाज है। करेक्ट। करेक्ट। करेक्ट।
चलो इसी पे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाइल आई वाज वाचिंग सीरीज। तो ये बहुत सारे बंदिश बैंडिट फैंस के लिए क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने देखा है सीरीज, उनको उनको ये बात खटकी है। खटकी क्या है, मतलब वो रियलाइजेशन पॉइंट आता है सीजन 2 हुँ, में। हुँ। सीरीज एक बेहद गहन पॉइंट पर पहुंचती है जब राधे के परिवार को रॉक गाना गाना है, फ्यूजन। हाँ जी। तब उसके पिता, जिनकी हुँ, आवाज बहुत घुट रही है, सालों से वो शराब पी रहे हैं, ही इज ड्रिंकिंग, हुँ, उनका कैरेक्टर हुँ, है जो कि हुँ, बहुत बंद है, फटना हुँ, चाहता है, एक्सप्लोड होना चाहता है, राइट। और ये डायरेक्शन के थ्रू दिखाना चाहते हैं वो कि वो हुँ, फटे, किसी भी तरीके से फटे। हुँ, और वो एक लाइन गाकर सुनाता है कि इसको ऐसे हुँ, गाओ, और वो हुँ, सखी मोरी का 4 लाइन गाते हैं। राइट, राइट, राइट। और फिर आपकी आवाज़ एकदम उस कैरेक्टर के साथ अलाइन हो जाती है यार। मतलब पहले तो आप राग दुर्गा के बारे में बताओ, और उसके हुँ, बाद हुँ। ये गाना कंपोज़ कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। ये जो आवाज़ का मैच होने वाला सीन है, ये तो मैं पूरा श्रेय दूँगा आनंद सर को, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं। क्योंकि शुरू से उनका ही ये विज़न था कि मैंने जब एक बार ये स्क्रैच गा दिया था सखी मोरी का, तो मेरा गला थोड़ा-सा बैठा हुआ था उस दिन, और वो मैंने उनको भेजा तो ही वाज़ लाइक कि ये बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद मेरा गला सही हो गया। एक 1-2 हफ्ते बाद मैं फिर से गा रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया साफ आवाज़ आ रही है। वो कह रहे, "यार ये नहीं चाहिए यार, तू कुछ भी कर, गला खराब कर, मेरे को रस्ट चाहिए इसमें, मेरे को इसमें हुँ, एंग्स्ट चाहिए।" करेक्ट, समझे? तो और दुर्गा राग ना मैं हमेशा बचपन से बहुत प्यारा राग है। इट हैज़ अ वेरी बहुत ही सुंदर प्यार वाली फीलिंग है दुर्गा राग में। सो मुझे हमेशा से ये अंदर से ये फीलिंग थी कि यार हम इतना इसमें गुस्सा क्यों डाल रहे हैं? बट करेक्ट, मुझे नहीं पता था कि आनंद सर के दिमाग में पूरा एक अलग सिनेरियो है कि वो उस एनर्जी में उसे प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ राजेश जी की एक अपनी जर्नी है। करेक्ट, करेक्ट, उस सीरीज़ में उनका अपना एक पूरा लाइफ़ का पर्सपेक्टिव है कि कभी गाने को नहीं मिला, पिताजी ने भी हमेशा रोक के रखा, और वो अंदर एक गायक, एक कलाकार है उनके अंदर जो कि मंच में गाना चाहता है। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा एप्ट हुआ उधर, और सखी मोरी एक ट्रेडिशनल बंदिश है। तो इट्स अ बहुत पुरानी बंदिश है, और हमने उसको एक रॉक वर्ज़न में हमने उसको जनरेट किया है, अलग से बनाया है, अरेंज किया है। स्पर्श अग्रवाल बहुत अमेज़िंग म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने साथ में प्रोड्यूस किया है इसको। सो आई थिंक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि सखी मोरी के हमने कम से कम 6-7 वर्ज़न बनाए थे। अभी आपको मिलूँगा तो मैं मिल के सुनाऊँगा आपको कुछ 6-7 वर्ज़न्स, इतने प्यारे-प्यारे वो वर्ज़न सारे बहुत अच्छे थे। बट आई थिंक डायरेक्शन बहुत अमेज़िंग हुआ है कि उन्होंने अपने एंड पे जो चूज़ किया ना, बहुत ही अच्छा, और वो वीडियो के साथ जब मैंने देखा तो मुझे बहुत सही लगा। माय गॉड! मतलब विद विद दिस सीरीज़ तो बहुत सही लग रहा है। तो मेरे को फिर साँस में साँस आई, मैंने कहा यार नहीं, ये तो बहुत सही जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो हाँ, दुर्गा राग बहुत प्यारा है यार, मतलब बहुत सुंदर राग है। आपको 2 लाइन सुनाता हूँ दुर्गा राग की। सखी मोरी रूम झूम, सखी मोरी रूम झूम, बादर गरजे बरसे, सखी मोरी रूम झूम, बादर गरजे बरसे, सखी मोरी रूम झूम। कुछ लोगों की आवाज़ में ईश्वर बैठता है, आप बिल्कुल वैसे ही हैं भाई। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ दैट जब मैं राजेश तेलांग की आवाज़ को सुन रहा था जब स्क्रीन के ऊपर, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इतना यंग लड़का गा रहा है। ये तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं पहले से। मुझे लग रहा था कि कोई एक मंझा हुआ ना, ऐसे बिस्मिल्लाह खां जैसा बहुत बहुत मंझा हुआ एक आर्टिस्ट गा रहा है, जिसकी आवाज़ में बहुत हस्क है, बहुत दर्द है, डेप्थ है। हुँ। और ये गेस कर पाना कि उत्तराखंडी आवाज़ ये बहुत रेयर है, क्योंकि उत्तराखंड की आवाज़ की टेक्सचर बहुत अलग होता है। हुँ, 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 हुँ। तो उफ़!
मतलब उत्तराखंड के साथ-साथ राजस्थान भी है मेरे अंदर, बिकॉज़ हमारे जो फोर फादर्स थे वो राजस्थान से ही मूव हुए थे उत्तराखंड। करेक्ट, तो वो राजस्थानी भी एक है करेक्ट। तासीर। मेरी टीम में वैष्णवी है, शी इज़ आल्सो फैकल्टी। उन्होंने बोला कि नहीं, इनके आवाज़ में राजस्थानी है। यू रियली नीड टू आस्क हिम कि राजस्थानी है। क्लियर कर दिया। बिल्कुल आई थिंक है। इसका इससे एक अगला सवाल मैं आपको पूछता हूँ दैट हुँ। क्या एक सिंगर को कंपोज़र होना ज़रूरी है? क्या उसकी कंपोज़िशन की समझ होनी चाहिए, उससे फ़ायदा होता है? आई थिंक एक सिंगर को मैं मेरे साथ जो मेरी लाइफ का एग्जांपल है कि मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ था 20 साल की उम्र में, एंड मैं सिर्फ गवैया था भाई, मैं सिर्फ सिंगर बनने ही आया था। मुझे बचपन से यही मेरे अंदर जज्बा था कि मेरे को प्लेबैक सिंगर बनना है। मेरे करेक्ट, अंदर कुछ भी ये नहीं था कि मैं कंपोज कर सकता हूँ, क्या मैं म्यूजिक कर सकता हूँ। बट मैं जब बॉम्बे आया तो मैंने बहुत सारे लोगों के लिए गाना गाया और मैंने देखा कि यार सिर्फ गाने से तो नहीं होगा। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि जो भी लोग मुझे बुला रहे हैं और गवा रहे हैं, वो अपना फील मुझसे निकलवा रहे हैं। हुँ, समझ रहे हो? करेक्ट, तो क्रिएटिवली अगर मैं आर्टिस्ट हूँ और म्यूजिक मेरे अंदर है, मैं सब इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा हूँ बचपन से, तो व्हाई नॉट मैं कुछ क्रिएट करूँ खुद का। और लिटरली मैंने सोचा कि मैं अब ज़्यादा लोगों के लिए नहीं गाऊँगा। मैंने सबके लिए गा रहा था, मैं प्रीतम दा के लिए गा रहा था, अमित त्रिवेदी जी के लिए गा रहा था। बहुत सारे स्क्रैचेज़ मैंने गाए हैं, आज से तेरी मैंने गाया है, शायद मैंने गाया है अरिजीत से पहले। बहुत सारे गाने मैं गा रहा था ऑलरेडी, और जो कि लेबल्स एंड ऑल बोल रहे थे कि नहीं, हमें पॉपुलर इंसान ही चाहिए और हम नहीं यूज़ कर सकते न्यू कमर को। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं ना औरों के लिए नहीं गाना, मेरे को खुद के लिए कंपोज़ करना है और मैं खुद गाने बनाऊँगा अपने। वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई और आई थिंक मुझे मेरा इतना शिफ्ट हुआ, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब से मैंने खुद म्यूज़िक क्रिएशन में मैं घुसा हूँ, मेरी सिंगिंग बदल गई। मेरा सब कुछ, मैं और गहराई में और डेप्थ में गया म्यूज़िक के। और किसी भी आर्ट फॉर्म के जब आप डेप्थ में जाते हो ना, और गहराई, आप गहरा घुसते हो तो आपको और चीज़ें दिखती है, और आप उसको अच्छे से परसीव करते हो। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत हेल्प हुई, और एज़ अ कंपोज़र मैं एक बेटर सिंगर बन पाया हूँ। मेरे को पता लगा कि कहाँ पे क्या मेरे को प्रेज़ेंट करना है, कहाँ पे क्या एलिमेंट मेरे को देना है, और ऐज़ इन वो डेप्थ मेरे को मिली। वरना मैं हवा-हवा में रहता, मैं लोगों के लिए गाना गा के आता, घर आके रियाज़ करता और चले जाता। बट मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ, हर एक नोट, हर एक कॉर्ड, हर एक इंस्ट्रूमेंट के पीछे क्या रीज़न है, क्यों हमने उस चीज़ को डाला है, वो गहराई में घुस के ना, आई थिंक वो एक अलग ही चीज़, आप कहीं पहुँच जाते हो एक अलग स्टेट पे। तो वो आई थिंक बहुत मेडिटेटिव है वो स्टेट। वो लाइक वो मैंने फ़ील किया कि बहुत ही, मैं लाइफ़ के जितना भी, मैं कभी-कभी ऐसा होता है ना कि महीने के कुछ दिन हर इंसान को ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है? क्या सब कुछ होगा सही या नहीं होगा? इतना हर किसी की लाइफ़ में ये होता है कि आप पूरे के पूरे महीने खुश नहीं रह सकते, 30 के 30 दिन। कुछ दिन ऐसा होता है जब आप डाउन फ़ील करते हो। आई थिंक मेरे डाउन वाले दिनों में म्यूज़िक ही ऐसी वो एक दवाई थी जो मेरे को, कि मैं पियानो पे बैठा हूँ और मेरे से कुछ ट्यून अचानक बज गई तो, और मैं खुश अपलिफ्ट हो गया कि यार ये क्या मेरे से बना है अभी अचानक। तो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ में उसने हेल्प किया है मेरे को लिफ्ट करने के लिए, म्यूज़िक। पूरा इंडिया जब जब भी सोलफुल म्यूजिक की बात करता है ना, डेप्थ की बात हुँ, करता है, तो कोक स्टूडियो का नाम लेता है। कोक स्टूडियो आर्टिस्ट को कैसे अप्रोच करते हैं और कितना टाइम लगता है वहां पर गाना कंपोज करने में? बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोग, तो मैं बताऊँगा कि लॉकडाउन से पहले आई वाज़ इन बॉम्बे, 6-7 साल हो गए थे। लॉकडाउन में क्या हुआ कि पूरे साल के जो शोज़ थे ना, वो सब कैंसल हो गए पूरे। और बॉम्बे में रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है? रेंट-वेंट सब ये चीज़ें चल रही थी, और मैं कर रहा था, मैं कि ट्राई कर रहा था कि कैसे यहाँ पे क्या, अपने आप को खोज रहा था कि मैं, हर इंसान खोजता है, उसकी जर्नी होती है हर इंसान की। सो आई थिंक उसके बाद अचानक मुझे आइडिया भी नहीं था कि कभी कोक स्टूडियो से फ़ोन आ जाएगा मेरे पास। मैंने सिर्फ़ वो रुखसा रमोती फ़ोक बनाया था स्पर्श के साथ, और वो अचानक उन तक पहुँचा और मेरे पे कॉल आया कि यार हम अंकुर तिवारी की टीम से बात कर रहे हैं, एंड कुछ आपका फ़ोक म्यूज़िक हम सुनना चाहते हैं। तो मैं देहरादून में था उस वक़्त, एंड मुझे अचानक घंटी बज गई। मेरे को लगा कि अंकुर तिवारी तो इसने कोक स्टूडियो सीज़न 1 किया है अभी भारत का, तो आई थिंक ये कुछ उसके लिए ही है। तो मैं अंदर से खुश हो गया था कि शायद मैं कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। घंटी-वंटी बज गई थी मेरी, मैंने बॉम्बे गया और मैं उनसे मिला, मैंने उनको कुछ गाने सुनाए फ़ोक, तो उनको सारे अच्छे लगे गाने। कुछ पुराने फ़ोक सुनाए मैंने उनको, जो मेरे नहीं थे, पुराने थे।
तो उनको अच्छे लगे और जाते जाते उनको मैंने कमला देवी जी की भी आवाज सुनाई। मैंने कहा कि ये लेडी है, मैंने इनको सुना और मैं इनका मतलब इनको मैं चाहता हूँ कि ये करे कुछ साथ में, और वो बहुत खुश हो गए थे कि यार क्या आवाज है, अलग आवाज है। तो मैंने उनको गिटार पे ऐसे गा के सुनाया, सुआ फूलों की रंगड़ियों सोन चढ़ी, मसुआ फूलों मामोन, मसुआ पुण्यों की जुगनू छूटिंग टिंगदी, सुआ पुण्यों को जुन सो उनको इतना पसंद आ गया, उन्होंने बोला कि यार ये अच्छा है, मेलेडी बहुत प्यारा है, इसको करते हैं। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई एंड आई थिंक पूरा उन्होंने बोला कि यार हम धीमी आंच में पकाएंगे इसको, और आराम से 1 साल हमने इसको लिया है करने में, आराम आराम से। कुछ कभी मैं पहाड़ जा रहा हूँ कमला जी को रिकॉर्ड करने, फिर मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो एक प्रोसेस बहुत प्यारा था। एंड फिर नेहा की जो आवाज़ है ना, उसकी आवाज़ में एक फोक एलिमेंट है बहुत ही अलग, जो कि लोग ना नहीं सुन पाएंगे क्योंकि उस तरह का गाना कुछ आया नहीं है उनका बाहर। जिस जो जोन उनके जो सेट हुआ है बेसिकली, वो हनी सिंह जी के साथ जो भी गाने आए उनके और जो पुराने गाने, वो सब एक जोन सेट हुआ उनका। और आई थिंक इंडस्ट्री में ना टाइप कास्ट तो कर ही देते हैं कि कोई बंदा एक तरह ही गाने गा रहा है तो उसे वही गवाएंगे बस। सो नेहा को फिर हमने डिस्कस किया कि हम ये गाना कर रहे हैं, और फिर लेबल ने बोला, यूनिवर्सल म्यूजिक ने कोक स्टूडियो भारत किया है इस बार, तो हमने फिर वो गाना बनाया और वो बहुत ही सुंदर गाना बन के तैयार हुआ और बहुत ही अच्छा लगा और मज़ा आया, सबको बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सब ने बहुत ही तारीफ की, और मैं चाहता था कि यार कोक स्टूडियो भारत में कुछ लाइव तरह का म्यूजिक बाहर आए। तो आई थिंक इस वाले गाने में हमने कोशिश की कि बहुत कुछ हम लाइव म्यूजिक करें। पूरी बहुत अच्छी खासी लंबी टीम है, और मुझे भी बहुत सीखने को मिला, सिंस मेरा पहला प्रोजेक्ट था ये उस तरह का कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पे मेरे को इतने सारे लोगों को हैंडल करके कुछ क्रिएट करना है। क्योंकि कभी कभी जब बहुत सारे जीनियस लोग एक कमरे में बैठते हैं ना, तो खराब भी हो जाती हैं चीजें। तो आई थिंक वो एक बैलेंस जो होता है ना, एक परफेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में। कई बार ऐसा लगता है मुझे, मैं पर्सनली बात करूंगा, मैं बाकी लोगों की तो बात नहीं करूंगा, दैट फिल्मों में भी ऐसे गाने बनने चाहिए, इतने ही डेप्थ के साथ बनने चाहिए, लेकिन वो नहीं बनते। इस पर आपकी क्या राय है? आई थिंक फिल्मों में फिल्म का म्यूजिक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि पहले तो फिल्में बननी चाहिए अच्छी, जो कि नहीं बन पा रही है। अभी तो बॉलीवुड से तो मेरे को कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जो मुझे कुछ अच्छा फील करा पाए। और आई थिंक वो फिल्में जब बनेंगी तो अपने आप ही वो डायरेक्टर इतने सेंसिबल होंगे कि वो म्यूजिक भी, आई थिंक वो एक पूरा प्रोसेस है फिल्म मेकिंग एक। अब जो भी आप पुराना बॉम्बे, आप ताल जो रहमान साहब ने जो किया है, वो एक रिलेशनशिप है यार, एक कंपोजर और डायरेक्टर का, जब वो साथ बैठते हैं। हैंस जिमर इंटरस्टेलर जो बनाया, जो म्यूजिक हुआ है उसका, वो कैसे बना है यार, वो मतलब वो एक जर्नी है। वो साथ बैठता है ना जब फिल्म मेकर और बात करता है कि यार मैं एक बाप और बेटी की रिलेशन के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ, ये नहीं बोलता कि स्पेस के ऊपर बना रहा हूँ। और हैंस जिमर फिर एक पीस बना के देते हैं उनको, और समझ रहे हो, तो वो लेवल का यहाँ पे आई थिंक वो बहुत ज्यादा लेयर्स हैं यार। स्मॉल टाउन और स्टेट्स में ना ये एक बहुत बड़ा, बहुत पहले से र्यूमर है और अभी भी हम्म, ये चलता है दैट सिंगर बनने के लिए भाई रियलिटी शो में जाना जरूरी है और वो बहुत हेल्प करता है। मैं ये सच में जानना चाहता हूँ कि क्या रियलिटी शो जीतने के बाद सच में वो हेल्प होती है या बस अफवाह भर है? यार रियलिटी शो जीतने, देखो, दो तीन तरह के लोग होते हैं आर्टिस्ट में भी। एक लोग वो होते हैं जो सिर्फ गाना गा के पैसा कमा रहे हैं, करेक्ट। ठीक है। रियलिटी शो में आप जाओ, आप बढ़िया एक्टिंग करो रियलिटी शो में और बढ़िया परफॉर्म करके आप अपने शोज वोज करने स्टार्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ एक जर्नी का स्टार्ट है। आई थिंक अगर आप जाना चाहते हो रियलिटी शो, जाओ और फिर आप शोज वोज करो, बट म्यूजिक तो मेरे ख्याल से तो नहीं है वो। हम्म। पर्सनली से मैं बोलूंगा, जितना मुझे फील हुआ पर्सनली, म्यूजिक उससे बहुत ऊपर की चीज है। लोग रियलिटी शो में जाके सोचते हैं कि हम जीत गए, हम कर रहे हैं तो हम हो गया हमारा, बस अब हमने पा लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो जस्ट एक स्टार्ट है और वो एक बस हो गया, एक बार आप आ गए, उसके बाद असली जो जंग है उसके बाद शुरू होगी आपकी, कि
आप म्यूजिक में क्या कर रहे हैं, क्या आप गाने बना रहे हैं, कितना म्यूजिक में घुस रहे हैं। बिकॉज मैं रियलिटी शो नहीं एंजॉय कर पाया, मैं गया था और मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को बहुत फेक लगा, और मैं फेक जगह से मैं भाग जाता हूँ। मैं भाग जाता हूँ भैया। मेरे को अगर कोई बोले कि यार कुछ स्टोरी बताओ सैड, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, सैड नहीं है मेरी लाइफ में कुछ। मैंने तो उनको हाथ जोड़े थे, जिस भी रियलिटी शो में मैं था मैंने उनको बोला कि यार बाबा मैं नहीं दे पाऊंगा स्टोरी आपको, और मैं सिर्फ गा पाऊंगा बस, आप अगर गाना सुनना चाहते हैं तो बताओ, वरना तो मैं दुआ सलाम, नहीं हो पाएगा। और तो वो वाली, परफॉर्मेंसेस लाइव होती हैं या रिकॉर्डेड होती यार अब तो उस टाइम पे लाइव गाता है बंदा, हैं? हम्म। टाइम पे लाइव गाता है, बट बाद में जाके वो रिकॉर्ड हो जाती है। ओह, कि मुझे अभिजीत सावंत और अमित साना के बाद कोई पता नहीं है कि कौन इंडियन आइडल है। भाई वो तो नेक्स्ट लेवल था यार, वो फर्स्ट सीजन जो था भाई। हाँ, उसके बाद मुझे पता ही नहीं है, नाम ही नहीं पता, मतलब पता नहीं क्या हुआ उसके बाद उस शो का, किस तरीके से उन्होंने ड्राइव किया, मतलब लोग देखते होंगे, खैर जो भी, लेट्स मूव अहेड। या आपके फेवरेट सिंगर कंपोजर कौन है? या मेरे फेवरेट सिंगर और कंपोजर हैं नुसरत फतेह अली खान। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड लाइक उनसे मतलब उनकी आज तक मैं कुछ भी सुनता हूँ तो बहुत ही सुकून मेरे को मिलता है। बाकी बाहर में अगर बोल यार, मतलब बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे फेवरेट कंपोजर और सिंगर्स हैं, बट नुसरत साहब लाइक एक्सप्रेशन वाइज, और और अरिजीत सिंह भी बहुत अमेजिंग, उन्होंने भी जो काम किया है, जो मतलब जो गहराई है ना उनके अंदर आर्ट वाइज, वो दिखती नहीं है आसपास किसी और में, और वो सुनाई देती है। समझ लो, करेक्ट, तभी वो हर दुनिया क्यों जुड़ गई, मतलब उनके गानों से, कि कुछ ऐसा है ही नहीं जो खराब लग रहा है। करेक्ट, करेक्ट। वो एनर्जी कैसे क्रिएट हुई है, वो इंसान भी वैसा है यार, वो इंसान इतना सरल इंसान है कि जितने बड़े वो हैं उतना बड़ा अगर नॉर्मली कोई और हो तो हवा में उड़ जाए भाई। मतलब वो पता नहीं क्या क्या खरीद के घूम के पता नहीं कहाँ अपने चार्टर चूटर में घूमे वो दिन भर लिटरली। सही बात वो है। इंसान वो इंसान जिस तरह से रहते हैं, और जब जब भी उनसे मिला हूँ, उनकी जो सादगी है ना, मतलब मुझे लगा कि अरे तू छोटे बच्चे की तरह रह रहे हैं बिल्कुल यार, तो कोई मतलब वैसी लेयर्स ही नहीं है इनके अंदर की, क्या है वो बच्चा ही है वो बंदा इंसान ना वो। दैट्स वाई वो उस लेवल की एनर्जी क्रिएट कर पा सो इतना काम करने के बाद भी रहे। अपने आप को प्रूफ करने का डर होता है? आई थिंक प्रूफ करने का डर तो है नहीं किसी को, बिकॉज मैं किसी और के लिए तो बना नहीं रहा हूँ कुछ भी। मतलब मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि कोई इसको प्रूफ करे या कोई डिसप्रूफ करे, बट सिर्फ मुझे ये लगता है कि अब जो मैंने एक सीढ़ी चढ़ी है, उसके आगे ही मैं जाऊं। मतलब मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेरा साउंड धीरे धीरे बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो वो इवॉल्विंग का प्रोसेस होता रहे म्यूजिक में, कि वो मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपने अगले जो मेरे गाने हों आपको सुन के ऐसा लगे कि यार ये मजे और मजे आ गए यार, क्या बढ़िया क्या बात है। तो वो एक मेरा खुद से है, वो किसी और से नहीं है, किसी और को कुछ प्रूव नहीं करना, बट मेरी खुद से एक वो चीज रहती है कि मैं यार हर मोमेंट पे खुद से ही बात करता रहता हूँ, और कि मैं क्या करना है क्या नहीं है। तो आई थिंक वो खुद की एक अपनी वो है कि हर बार कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, जो मुझे सुकून दे वो करना है। बहुत बार मुझे ऐसा भी लगता है कि यार मैंने क्या अजीब सा तो नहीं बना दिया कुछ अभी जो मैं बना रहा हूँ म्यूजिक, बट फिर मुझे अकेले में मैं सुनता हूँ 50 60 70 बार, तो मुझे अच्छा ही फील देता है वो। कई बार म्यूजिक कंपोजर या डायरेक्टर आपको कहता होगा भाई दिग्विजय 2 दिन के अंदर गाना चाहिए भाई, और हम्म। डेडलाइन कंस्ट्रेंट में आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हो या ऐसा कुछ नहीं होता? जैसे बंदिश बैंडिट्स ये प्रोजेक्ट था, इसमें इतना कुछ स्क्रिप्ट के चेंजेस थे, और बीच बीच में जैसे आप देखे हो देखा होगा अपने एपिसोड्स के बीच में गानों के अलावा जो आईडीज होते हैं ना, जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और राधे जब घर पे तानपुरे पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सब भी हमने करके दिया है पूरा एपिसोड्स के बीच का वो सब। तो बहुत सारे इन जनरल ऑल्ट्रेशन होते थे ऑडियो में और ये सब, और बहुत डर भी था कि पुराना सीजन शंकर एहसान लॉय ने किया है, और इतना उनका तो शंकर एहसान लॉय का तो क्या, हम बचपन से हम फैन है और हमेशा ही रहेंगे, और लाइक क्या ही म्यूजिशियन है वो सब लोग, तो उनके बराबरी तो हम कर नहीं सकते, बट हम सब लोग यंग लोग थे और अपने एंड में हम लोगों ने अपनी तो बहुत खुशी है इस बात की कि सबको बहुत पसंद आया है, सब बहुत सराह रहे हैं। लोग सखी मोरी को इतना प्यार दे रहे हैं, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि लोग इतना देंगे। मेरे को लगता था कि लोग बोलेंगे यार क्या फटा हुआ गला कर रहा है, गा रहा है, ऐसा बोलेंगे लोग, और लोगों को अच्छा लग रहा है यार। तो मतलब इट्स लाइक खुशी है इस बात की, और एक दायित्व भी बन गया है कि अच्छा
कुछ क्रिएट करना है सबके लिए, सिंस इतने प्यार से सब लोग सुन रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, इतने मैसेजेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वही वाली बात है कि आज की जनरेशन ना थोड़ा इनर फीलिंग्स की बात कर रही है, रॉनेस की बात कर रही है, राइट। फेमिनिन और सॉफ्ट होने की बात कर रही है, और एक रिबेल भावना है जो कि सॉफ्ट तरीके से लड़ाई की जा रही है। तो ये राइट। जो आपकी आवाज है ना, उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है भाई। तो ये हो ही नहीं सकता कि आज के समय में लोगों को आपकी आवाज नहीं पसंद आएगी। आई थिंक दिस इज योर डेकेड और आपको फटना ही है अरे इस थैंक यू भाई। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यही एक छोटा-सा, कहीं न कहीं एक हस्क है, एक रूहानी आवाज़ है जो अरिजीत को भी अरिजीत सिंह बनाती है। सो बिल्कुल, बिल्कुल। हर एक इंडस्ट्री का होता है कि वो तय करते हैं फैशन और डिज़ाइन और म्यूज़िक, फ़िल्म, हुँ, कि हुँ, अगले 3 साल लोग किस किस्म के म्यूज़िक या कंटेंट को कंज़्यूम करेंगे, है हुँ, ना? हुँ। म्यूज़िक में कैसे ये तय किया जाता है कि अगले साल किस टाइप का म्यूज़िक बनाया जाएगा, या वो इस बेसिस पे है कि म्यूज़िक बनाया, फटा तो फिर वो ट्रेंड बन गया? अभी जैसे बीच में जब एपी डिलॉन के जो गाने जो काफ़ी फट गए थे, तो इंडस्ट्री में ऐसा हो गया था कि हर बंदा ये बोल रहा है, यार एपी जैसा गाना बना के दो एक। हुँ, तो इट्स लाइक कि यार एपी जैसा कुछ नहीं होता, एपी ने जो बनाया है वो बना दिया है। अब हम जो बनाएँगे वो हमारा है। तो ऑब्वियसली। लेट इट, उसको ओरिजिनल उतना रहने दो। दिग्विजय जो बनाएगा वो दिग्विजय वाला होगा, ठीक है? मैं ये कोशिश, अगर पहले ही मेरे अंदर ये कांस्टेंट रहेगा कि मेरे को एपी डिलॉन जैसा गाना बनाना है, तो यार फिर तो मैं कहाँ ही रुक जाऊँगा ना, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा वहाँ तक जहाँ मुझे पहुँचना फिर मैं एपी ढिल्लों के पास ही चला जाऊँगा ना। है। एग्ज़ैक्टली यार। कॉमन सेंस। और ऊपर से ना जो ली कुछ लेबल्स लोग फ़ॉर्मूला पे काम करते हैं कि ये फ़ॉर्मूला है हिट होने का, कोई फ़ॉर्मूला नहीं है भाई। कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। करेक्ट, किसी करेक्ट। को नहीं पता क्या कब फट जाए। दिग्विजय भाई, चलिए अब हम थोड़ा साजन तोरा आपसे 4 लाइन सुन लेते हैं, एंड उसके बाद हम यही इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ अपना पॉडकास्ट आज अंत करते हैं। ज़रूर भाई। साजन तोरा ताके रसता रतिया बीती जाए, रतिया बीती जाए, भोर भये पर काली कटे न, सदियां निकली जाए, है सदियां निकली जाए। गरज गरज में लगाए तरसता मन सू मेरा, पिया का मन आज राज खोलने लगा। Niza ga ma pa ma pa ga ma pa ma pa ga ma pa ni pa ma pa ga re. नजारा कैसी है भला है, हर पल तेरी यादों में जला है, फिर भी नजर न तू आ आ आ आ आ आ आ आ। निजा गा ma pa ni ne ga ma pa ni ne ga ma ga re na, niza ga ma ga ma pa ni pa ma pa ga re. निजा re na निजा re re ga re ga। क्या बात है भाई, क्या बात है! सच में मुझे लगता है कि ईश्वर अभी आ गए सामने मेरे। सो ये आप कहाँ सब, ये सब डिजाइन स्टूडेंट्स हैं सारे? करेक्ट, तो मैं आपको बताता हूँ। सो हाँ। बेसिकली क्या है दैट ये सारे पैन इंडिया के बच्चे हैं, कोई केरला का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई अलग-अलग पार्ट्स से। तो ये सारे ऑनलाइन हमारे पास आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं डिजाइनर बनने के लिए। ये कल को चल के फ़िल्में बनाएँगे, सेट बनाएँगे, क्या बात है। म्यूज़िक में काम करेंगे, स्टोरी बोर्डिंग करेंगे, यूआई यूएक्स करेंगे, ऐप बनाएँगे, वेबसाइट बनाएँगे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन सब की आत्मा, हर एक परफॉर्मिंग आर्ट की आत्मा एक कहीं एक जगह जुड़ती है जो कि कॉमन है। बिल्कुल। इसीलिए मेरा अनुभव रहता है कि जो भी भारत में कमाल काम कर रहे हैं, हम उनके क्या साथ बात है यार। एक ब्यूटीफुल पॉडकास्ट करेंगे। हम हर उस व्यक्ति के पास जाएँगे जो
मुझे तो लाइट मैन सेट पे जो काम करते हैं उनसे एक्चुअल डेटा लेना है जो कि एक्चुअल में काम करते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक वो एक जो जर्नी है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें सुन के बहुत चीज़ें मैं खुद लाइक अपनी लाइफ में ना बहुत लोगों को सुन के इंस्पायर हुआ और फिर मैं निकला कि नहीं यार मैं ये करूँगा, मैं अपनी जर्नी को उस तरह से ले जाऊंगा। कई बार बड़े फिलोसोफर, साइंटिस्ट और आर्टिस्टों को मैंने बोलते हुए सुना है। मैंने ओशो को भी कई बार कोट किया है। ओशो भी मैं बहुत सुनता और पढ़ता हूँ और उन्होंने भी बोला ये बात दैट जब एक आर्टिस्ट और एक फिलोसोफर अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसको ये रियलाइज होता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो केवल निमित्त था। करवाते ईश्वर हैं और वो एक माध्यम है। मुझे लगता है कि ईश्वर भी जब ये माध्यम चुनते हैं तो बहुत कम ही लोगों को चुनते हैं। दिग्विजय भाई आप उनमें से एक हैं जिनको ईश्वर ने निमित्त मात्र चुना है। और आपकी आवाज में, और एक और जो बात है जो कहते हैं लोग कि इंसान पुराना नया हो सकता है, सोल बहुत पुरानी भी होती है। तो मुझे लगता है कि आपकी सोल बहुत पुरानी है जिसमें ये आवाज में डेप्थ इस जन्म में आपको मिला है, जिसका कई बार होता है कि हमारे लोकेलिटी और आसपास दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। तो मेरे हिसाब से हम चाहते हैं कि आप और क्रेजी म्यूजिक बनाएं और हम लोगों को अमेजिंग स्टोरीज और अमेजिंग कहानियां बताएं, नए कोलैबोरेशन एल्बम्स के बारे में बताएं। हम मल्टीपल पॉडकास्ट सेशंस करें एंड जरूर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू निशांत भाई, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।